Good afternoon, everyone. Good afternoon to all my virtual students also. पहली बात तो I would like to welcome every one of you all to this beautiful journey of CA. And CA Foundation is the first step in this particular journey. आप लोगों ने CA करने का सोचा है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है. तो एक बार तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा दो. कम ऑन यार. Because CA is one of the most challenging professional courses. Out of many professional courses, CA की जो journey होती है काफी challenging होती है, and you have, given it a positive kickstart कि हाँ मेरे को ये challenge acceptable है और मुझे CA बनना है. यही अपने आप में काफी बड़ी चीज है. तो really salute to this attitude of everyone. और आज जैसा आपका ये एंथुजियाज्म है, मैं चाहती हूँ टिल द लास्ट डे ऑफ योर सीए जर्नी एज अ स्टूडेंट आप इसी को बरकरार रखिए ताकि तीनों भी स्टेजेस आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर कर दें. ओके, आज आपने थोड़ा बहुत सीए कोर्स के बारे में जान ही लिया होगा. हर्षद सर, आनंद सर, राज सर ने काफी कुछ बातें आपको सीए के बारे में बताई होगी. बताइए या नहीं बताइए? यस. तो ये सारी बातें बता के खैर मैं रेपिटेशन नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज इट विल रियली बिकम वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस ऑल्सो, क्योंकि वही चीज़ है जो हर फैकल्टी बोल रहा है. तो आज रादर हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी सारी चर्चा करेंगे रिलेटिंग टू दिस न्यू सब्जेक्ट ऑफ लॉ. क्योंकि कैसे ना, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स आप सब लोगों का पहले हो चुका है. मैथमेटिक्स तो क्या हम लोग स्टैंडर्ड 1 से पढ़ते आए हैं. इकोनॉमिक्स भी हमारे लाइफ में शायद से स्टैंडर्ड 8 से इंट्रोड्यूस हो गया था. 8th 9th 10th हुआ था? नहीं हुआ था? क्यों, आपको स्कूल में हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स नहीं होता था? 9th 10th में नहीं होता था? ओके, 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है. अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ा है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? साइंस full hand. Okay. And how many of you all for commerce and arts? Everyone ना. But जहाँ तक लॉ की बात है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड से हो, आई डोंट थिंक सो एनीवन हैज स्टडीड लॉ अर्लियर. पढ़ा है किसी ने लॉ? तो हम लोग सब एक ही पेज पे है. Everyone in this class, whether you are from a science background, commerce background or arts background, you need not worry, you all are all on the same page and nobody knows anything about law. किसी को लॉ के बारे में पता है? नहीं. So that's the biggest advantage of this particular subject. जर्नी अगर हम शुरू कर रहे हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं. आप आगे कैसे लेके जा रहे हैं ये अब आपके हाथों में है. इस जर्नी को हमको आगे कैसे लेके जाना है ये जो है ये आपके हाथों में है. तो देयर आर सर्टेन की थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप लोगों को फॉलो करना होता है. जिसमें से फर्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली. कोई भी लेक्चर जो है वो आपको बंक नहीं करना है. सारे लेक्चर्स आपको इज्जत से सुनना है, क्योंकि every day in this subject is going to be a new day. आज अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया है उसका लास्ट डे से कोई संबंध नहीं होने वाला है. हर रोज लॉ की दुनिया में एक नया दिन ही रहने वाला है आप लोगों के लिए. देखो, अकाउंट्स और मैथ्स में तो भी क्या होता है, 80% एडजस्टमेंट सेम होते हैं. इट्स ओनली दैट 20% दैट इज डिफरेंट. बट जहां तक लॉ की बात है, एवरी डे इज अ न्यू डे. हर रोज कुछ नए प्रोविजंस, कुछ नए रूल्स, कुछ नए रेगुलेशंस, और इसीलिए ऑल टुगेदर इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अटेंड एवरी लेक्चर अटेंटिवली. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली अरे इसके साथ ये, इसको देखा था मैंने, क्या चालू है इन लोगों का, इसने बोला नहीं मुझे, बेस्ट फ्रेंड बोलती है बट बोलती नहीं है मुझे कुछ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसके साथ ऐसा झगड़ा क्यों हो गया, कॉलेज में क्या चल रहा होगा, सोसाइटी के दोस्त क्या मस्ती कर रहे होगे. फिजिकली प्रेजेंट रह के अगर मेंटली आप एब्सेंट रहोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली है. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स.
regularly, and that too attentively. सेकेंड थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इज, चलो लेक्चर्स तो अच्छे से देख लिए, सुन भी लिया, समझ में भी आ गया, बट वॉट यूल आर ऑल्सो सपोज टू डू इज यूल आर सपोज टू डू योर होमवर्क. वैसे ज्यादा कुछ तो होमवर्क नहीं दूंगी और पहले 10-12 दिन तो कुछ भी होमवर्क नहीं होगा, बट जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी यू ऑल विल गेट 1 क्वेश्चन एवरी डे फॉर होमवर्क. और वो होमवर्क आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि देखो मेरा जो पेपर है इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव पेपर. आपको पता है ना आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी में 4 सब्जेक्ट्स है. कौन से 4 सब्जेक्ट्स है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड लॉ. हाँ, बट इसमें से आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स कैसा पेपर है? एमसीक्यू, गोला गोला वाला है. एक सवाल है और 4 गोले हैं. सही गोला लग गया तो बिंगो, नहीं तो फिर टिंगो, और फिर वापस से 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो. बट आपका अकाउंट्स और आपका लॉ का पेपर एमसीक्यू नहीं है, इट्स नॉट गोला गोला. जय माता दी. ये दोनों पेपर्स जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर है. सब्जेक्टिव मतलब क्या? जैसा आपका साइंस का, हिस्ट्री का, सिविक्स का पेपर हुआ था 10th स्टैंडर्ड में, नहीं होता? अच्छा, आप लोग वो कोविड वाले बैच के बच्चे हो क्या? अच्छा, 10th आपका कोविड में गया है. अच्छा, 12th दिया है आप लोगों ने? हाँ, तो 12th में आप लोगों ने दिया होगा ना, आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया होगा 12th में, ओसी का या एसपी का, ऐसे कुछ पेपर्स दिए क्या आप लोगों ने? तो ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ उनका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी होता है रिटन टेस्ट. रिटन, जहां पे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगी. व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? समझ रहे हो आप? या साइंस में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में, 4 मार्क का शॉर्ट नोट लिख लो. ये क्या है पेपर? दिस इज अ सब्जेक्टिव पेपर. क्या है ये? मतलब इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, दैट्स इट. आंसर आपको खुद बनाना है और लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे. तो अब देखो, बिकॉज इट्स नॉट एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर एंड बिकॉज द पेपर इज सब्जेक्टिव, सिर्फ लर्निंग से बात नहीं बनने वाली है या लेक्चर्स अटेंड करके बात नहीं बनने वाली है. कॉन्सेप्ट को समझ के, रिवाइज करके, लर्न करके प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने एग्जामिनेशन में इस सवाल का जवाब लिखा है. क्योंकि आप कैसे जवाब लिखते हो उसी से एग्जामिनर डिसाइड करेगा वेदर टू क्लियर योर और टू नॉट क्लियर योर इन द एग्जामिनेशन. इन 3 घंटे में जो भी आपने लिखा है उसी से एग्जामिनर डिसाइड करने वाला है आप होशियार हो या मट्ठा हो, मतलब बेकार हो आप, और आप डिजर्व नहीं करते सीए बनने के लिए. एंड दैट इज व्हाई होमवर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट. और होमवर्क में क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस होगी, यू विल फील सो कॉन्फिडेंट दैट ऐसा एग्जामिनेशन जाते वक्त आपको कभी लगेगा नहीं कि मेरे साथ कुछ नया हो रहा है. आपको लगेगा ये तो रूटीन में ही है, हर रोज ही हम आंसर्स लिखते हैं क्लास में, तो कभी होमवर्क की तरह. तो बहुत डिस्कशन हो चुका है क्लासेस के बाद भी. इनफैक्ट मेरे रिवीजन लेक्चर्स चलते रहते हैं और रिवीजन लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आरटीपी का डिस्कशन होता है. तो बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी. तो ये राइटिंग प्रैक्टिस होने की वजह से यू विल बिकम सो परफेक्ट कि एग्जामिनेशन में जब आप पेपर लिखने जाओगे आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कुछ नई बातें हो रही है. एंड दैट इज व्हाई आज से जब कभी भी मैंने होमवर्क दिया है यू आर सपोज टू डू दैट होमवर्क रेगुलरली. होमवर्क के साथ साथ यू आर सपोज टू गिव ऑल द टेस्ट. हमारे क्लास के दौरान 3 to 5 टेस्ट हो गए, 3 to 5 टेस्ट, और ये सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपकी क्या वीकनेसेस है. अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा आपकी क्या वीकनेसेस है तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? अगर आपको लगता है मैं बहुत भारी हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मेरे को इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे.
देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरी पर्सन. और ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ. ये आपको कैसे समझ में आएगा? बाय गिविंग दिस टेस्ट, ताकि क्लासेस के दौरान ही आप आपकी गलतियों को सुधार लो एंड यू डू योर बेस्ट टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. गेटिंग दिस और नो? उसके अलावा कुछ थोड़े छोटे मोटे रूल्स हैं क्लास के, बिकॉज कैसे हमें कुछ लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये चीज़ होने के लिए कुछ रूल्स का होना ज़रूरी है. ऐसा तो नहीं है स्कूल जैसा कि साल भर क्लास चलती रहेगी. ऐसा होने वाला है क्या? आप लोगों का तो अटेम्प्ट ही दिसंबर में है, बराबर ना? दिसंबर 2023. तो 2 महीने पहले तो क्लास कंप्लीट होना ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ रूल्स का होना ज़रूरी है, जिसमें से पहला रूल है दैट प्लीज़ बी ऑन टाइम इन द क्लास. ठीक है? इफ़ द क्लास इज शेड्यूल्ड टू बी एट 2:30, make it sure that by 2:30 you all have settled in the class. क्योंकि क्या हो जाता है ना, एक बार मैं क्लास में एंट्री लेती हूँ एंड देन आई कैच द रिदम. बच्चे जब आते हैं, और ये क्लास का सबसे बुरा बात क्या है ना, एंट्री इधर सामने ही है. तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा दरवाजा खोलेगा, तो वो बच्चे का ध्यान जो है ना, कॉन्सेप्ट से एग्जिट और वो बच्चे पे एंट्री. उसमें लेट आने वाली कोई लड़की रहे तो जब तक उसको जगह नहीं मिलती है ना, तब तक नजरों से पीछा नहीं छोड़ दे. भाई जगह मिल जाएगी, टेंशन मतलब, बट आप लोगों का ध्यान उधर है बस. तो इसलिए इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यॉल, प्लीज बी ऑन टाइम इन द क्लास, बिकॉज देन ना द रिदम ऑफ द क्लास ब्रेक्स, एंड देन टू गेट बैक टू द रिदम इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी एंड फॉर यू ऑल ऑल्सो. तो एक तो आपको क्लास में टाइम पे आना है, और दूसरी चीज ना, 1 घंटे के लिए, दैट्स इट. मैंने जिंदगी में आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, 1 घंटा मांगा है. ठीक है? 2:30 to 3:30, दैट्स इट. ये 1 घंटे के लिए प्लीज अपना मोबाइल फोन आप साइलेंट पे रख लेना और जस्ट स्विच इट ऑफ. डोंट यूज मोबाइल फोन्स इन माई क्लास. वो एस्पेक्ट के लिए आई एम रियली वेरी स्ट्रिक्ट. एनी स्टूडेंट फाउंड यूजिंग द मोबाइल फोन, देयर मोबाइल फोन विल बी कॉन्फिस्केटेड. सिर्फ उतना ही नहीं, रात को थोड़ी बहुत चैटिंग भी कर लोगे. तो अब रिस्क आपके ऊपर है. क्यों बेटा? नहीं तो बैंड बज जाएगी. कुछ मैसेज वैसेज किसी को कर लिया ना, तो आपकी बैंड बज जाएगी. तो फोन को इस्तेमाल मत करना. मतलब घर वाली को, मतलब सॉरी घर वालों को बोल देना कि 3:30 बजे के बाद मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना या मिल लेना. 3:30 तक आप बिजी हो, सीए मेकिंग इन चालू है प्रोसेस. तो ये आप समझा देना घर वालों को, ठीक है? सो इवन दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. ओके, एंड इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग, देन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट. आर दे रियली फॉर यू और अगेंस्ट यू? ठीक है? तो ये छोटी सी बात है. आई नो मे बी इट माइट बी अ बिग थिंग इन योर लाइफ, बट जहां तक करियर से रिलेटेड अगर इसका कंपैरिजन है, देन सैक्रिफाइसिंग योर मोबाइल फोन फॉर एन आवर is not something too much that I'm demanding from you. ये 2 बातों का आप ध्यान रखो क्लास में टाइम पे आने के लिए, क्योंकि 1 घंटे की तो क्लास है. आप 15 मिनट भी लेट आते हो तो 1/4 कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता है स्ट्रेट अवे. 1/4 कॉन्सेप्ट इज डन. ऐसा तो नहीं है 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास इंटर में होती है. फाउंडेशन लॉ तो 1 ही घंटे का होता है. तो वो 1 घंटे में अगर आप 15-20 मिनट लेट आते हो तो कोई मतलब बनता नहीं है ना. फिर क्या हो जाता है, आपका ऑलरेडी कनेक्शन टूट गया है, आप तो खुद डिस्टर्ब रहते हो. फिर बाजू वाले बच्चों को भी पूछते हो, मैम ने क्या पढ़ाया, मैंने मिस तो नहीं किया ना, क्या लिखवाया है मैम ने, तो वो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट इज वाई प्लीज बी ऑन टाइम इन द क्लास. एंड सेकेंडली, डोंट यूज योर मोबाइल फोन्स इन द क्लास. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपसे कुछ रिक्वायरमेंट है. क्या आप लोग एक लॉ की सेपरेट नोटबुक बना सकते हो? बना सकते हो? So don't use one common notebook. Okay? Please purchase one notebook for law. That's it. One book is more than enough. Only one notebook for law. और उसके साथ साथ if you can get some stick notes. Stick notes पता है आपको क्या होता है? किसी के पास है stick notes अभी? बताओ ना बेटा. मैं उधर आ जाती हूँ. है क्या?
हाँ देखो, दीज आर स्टिक नोट्स, ठीक है। तो ये कोई भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा। ये स्टिक नोट्स, ये एक स्टिक नोट काफ़ी है, इससे भी एक बड़ी साइज आती है, अगर पॉसिबल है तो वो भी आप ले लेना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाती हूँ ना, तो जब मैं समझाती हूँ कॉन्सेप्ट को, व्हाट आई यूजुअली डू इज आई टेल द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दैट एग्जाम्पल ऑन अ स्टिक नोट एंड देन यू स्टिक द स्टिक नोट ऑन दैट कॉन्सेप्ट इन द टेक्स्ट बुक। तो जब आप घर पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली वो सेक्शन याद आ जाता है। तो बस इतना रिक्वायरमेंट है कि एक सेपरेट नोटबुक आपको लॉ के लिए बनानी है। वही नोटबुक में हम क्लास वर्क भी लिखेंगे और उसी नोटबुक में आप लोग आपका होमवर्क भी करोगे। और स्टिक नोट के साथ साथ नोटबुक के साथ साथ आई वॉन्ट दिस स्टिक नोट्स, ये वाली साइज और इससे और एक बड़ी साइज आती है। बस इतने दो साइज की स्टिक नोट अगर आप ला लोगे, दैट्स द ओनली स्टेशनरी रिक्वायरमेंट ऑफ माई क्लास। और अगर पॉसिबल है तो यूज अ ब्लैक बॉल पेन फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। व्हाई? क्योंकि आईसीआई के एग्जामिनेशन में यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन इज कंपल्सरी। ICI does not allow you to use different color pens. Only a black ball pen, not even gel pen, ink pen तो भूल ही जाओ। Only a black ball pen is allowed. तो कैसा होगा ना, डे वन से ही अगर आप वो पेन से हैबिचुएटेड हो जाते हो तो आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज होती जाती है एंड योर राइटिंग इज गुड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली उन 3 घंटों को प्रिपेयर करने के लिए हम डे वन से, आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो सेम टाइप की पेन में अगर आप ब्लू, पिंक, ग्रीन लाना चाहते हो तो आप लेके आ जाइए, ओनली फॉर क्लास वर्क एंड होमवर्क। बट एग्जामिनेशन में आप यूज करोगे ओनली अ ब्लैक बॉल पेन। एग्जामिनेशन में ब्लू कलर पेन भी अलाउड नहीं है। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज लकी फॉर मी, आई लव पिंक, ऐसा आप नहीं कह सकते। ओनली अ ब्लैक बॉल पेन। तो सपोज आपने रेनॉल्ड्स की ब्लैक बॉल पेन फाइनलाइज की है, ऐसा जरूरी नहीं है बहुत फैंसी पेन, बहुत महंगी पेन ही लानी है और मैं पार्कर पेन ही यूज करूंगा, ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल अपना रेनॉल्ड्स का बॉल पेन आता है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक इट श्योर यू आर कंफर्टेबल विद दैट पेन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका प्राइस चाहे 10 रुपए है या 100 रुपए है, वो मैटर नहीं करता है। वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो पेन से क्या आप कंफर्टेबल हो और क्या आपकी हैंडराइटिंग रीजनेबली गुड आ रही है उस पेन से। और फिर सपोज आपने रेनॉल्ड्स की बॉल पेन फाइनलाइज की है, उसकी आप क्लास के लिए रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर लेके आ सकते हो, ताकि जब आप नोटबुक में लिखते हो या टेक्स्ट बुक में लिखते हो, अलग अलग पेन रहती है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा फैंसी लगता है और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। उस हिसाब से आप लेके आ सकते हो अगर इच्छा है तो। मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ब्लैक बॉल पेन, एक नोटबुक और स्टिकी नोट्स, दैट्स इट। ज्यादा कुछ भी आपसे उम्मीद नहीं करती हूं। आपकी अगर इच्छा है तो आप आपकी बुक को दुल्हन जैसे सजा सकते हो। जितना ज्यादा सजाया उतना ज्यादा देखने की इच्छा होगी, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा। सब्जेक्ट के प्रति हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे इमोशनल हो गए थे इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। हम बात कर रहे हैं लॉ की बुक्स के बारे में, जिसको आप दुल्हन जैसे सजाने वाले हो, ताकि जितना ज्यादा उसको देखो उतना प्यार बढ़े, और जितना प्यार बढ़ेगा उतना बातें करने का मौका मिलेगा सब्जेक्ट से, है ना। जितनी बातें करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतने मार्क्स मिलेंगे। सिंपल। हाँ, यस और नो गाइस? ठीक है। बस एक आखिरी बात, मेरा अप्रोच कैसा रहने वाला है पढ़ाने का, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। देखो अप्रोच कैसा रहेगा मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो जब कभी भी मैं कोई भी, हैव यू सीन माय यूट्यूब लेक्चर्स? एनी वन ऑफ यॉल? हाउ मेनी ऑफ यॉल रेज योर हैंड्स? अच्छा, मैं कौन हूँ? हाँ, वो तो मैंने बताया ही नहीं। सो हेलो गाइस, आई एम CA अंकिता पटनी एंड आई एम योर मेंटोर for paper number 2, which is law. Okay. Formal introduction for those who don't know me. वैसे खैर नाम तो आपने सुना ही होगा।
बट फिर भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सुनो ना मेरी बात, ये जो सब्जेक्ट होता है लॉ का, ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लॉ एंड BCR. कौन से? लॉ एंड BCR. इट्स 100 मार्क का सब्जेक्ट. कितने मार्क्स का? तो उसमें से 60 मार्क्स लॉ होता है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और 40 मार्क्स इज बिजनेस correspondence and reporting. 40 marks is business correspondence and reporting. That will be taught to you by Pooja ma'am, Pooja Kamdar ma'am. पूरा लॉ मैं आपको सिखाने वाली हूँ 60 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का जो है वो आपको पढ़ाने वाली है पूजा मैम. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सुनो ना, अप्रोच इस सब्जेक्ट का कैसा रहेगा. सबसे पहली बात तो अप्रोच फॉर द सब्जेक्ट. There will be conceptual clarity. There will be conceptual clarity. हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं विथ एग्जाम्पल्स. सो एवरी कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी टॉट टू यू विथ एग्जाम्पल्स. Examples could be in the form of PPTs or videos or oral examples और प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में घटनाएं हो रही है आपके आजू बाजू, उसके भी एग्जाम्पल्स हम बहुत बार बताते हैं आपको. सो इन्हीं के थ्रू क्या होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो एग्जाम्पल से आपको मैं प्रोविजन सिखाऊंगी, और फिर उसके बाद हम एक्चुअल सेक्शन को देखेंगे, ताकि जब हम सेक्शन को देखेंगे आपको क्लिक होगा, हाँ मैम ने ये एग्जाम्पल दिया, ऐसा अप्रोच होता है क्या, ये उसका मतलब होता है क्या, ऐसे उसको अप्लाई करते हैं क्या. तो ऐसे आपका क्या होगा, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी. बट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बात नहीं बनेगी. मैंने अभी आपको कहा है आपका पेपर गोला गोला नहीं है, आपका पेपर सब्जेक्टिव है. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद होने वाला है रीडिंग एंड रिवाइजिंग. Reading and revising. Reading और रिविजन के साथ साथ there is going to be a lot of writing practice. Reading और रिविजन के साथ साथ there is going to be a lot of writing practice, either in the form of classwork or in the form of homework, जिसके लिए मेरे को आप लोगों की एक सेपरेट नोटबुक चाहिए फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ. तो ऐसा मेरा अप्रोच रहने वाला है. रीडिंग एंड राइटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट रीडिंग राइटिंग के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा ही नहीं आने वाला है. फर्स्ट यू शुड बी थorough with what the concept is saying, and then you should start with the subject. Yes or no guys? तो चलो इसी नोट पे हम सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं. नोटबुक्स आज है आप लोगों के पास है, तो वो सेपरेट नोटबुक निकालो, उस पर आप सब्जेक्ट का नाम लिखो, आपका नाम लिखो. नहीं लाया है, ठीक है कोई बात नहीं. ओके किसी स्टूडेंट ने पूछा मैम क्या सारे सब्जेक्ट के लिए ब्लैक बॉल पेन यूज करना है? अकाउंट्स और लॉ के लिए तो हाँ, बिकॉज दोनों भी सब्जेक्टिव है. इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स यू कैन गोला गोला करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज एन HB पेंसिल, डार्क HB पेंसिल, या तो फिर आप ब्लैक बॉल पेन से भी गोला गोला कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, चलो आ जाइए.
आप लोगों ने लिखा सब्जेक्ट का नाम, आपका नाम लिख लिया, ठीक है। चलो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि सब्जेक्ट में क्या सारी बातें हैं, कैसे कैसे अप्रोच होगा और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सुनो मेरी बात, ये जो लॉ का सब्जेक्ट है, मैंने अब भी 1 मिनट पहले आपको कहा था, ये पूरा तो वैसे सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 है, मतलब अकाउंट्स के बाद जो आपके एग्जामिनेशन में पेपर होने वाला है वो लॉ का होने वाला है। ये पेपर का वेटेज 100 मार्क्स का है, ये पेपर का वेटेज 100 मार्क्स का है। इनफैक्ट अगर आप सीए का कोर्स देखते हो ना, सीए का कोर्स, आपके कोर्स में 3 स्टेजेस है, पता है आपको 3 स्टेजेस होते हैं सीए की जर्नी में। कौन से स्टेजेस होते हैं? फाउंडेशन होता है, फिर इंटर होता है और इंटर के बाद फाइनल होता है। तीनों स्टेजेस में 2 ही सब्जेक्ट है जो तीनों स्टेजेस में कवर होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट है जो तीनों भी स्टेजेस में कवर होते हैं। एक है अकाउंट्स और दूसरा है लॉ। सच में लॉ और अकाउंट्स, बस ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो तीनों स्टेजेस में भी कवर हो रहे हैं, फाउंडेशन भी, इंटर में भी और फाइनल में भी। मतलब इंस्टीट्यूट ने जितनी इज्जत अकाउंट्स को दी है ना, उतनी इज्जत आईसीआई ने लॉ को भी दी है। खुद देखो आप, मतलब ये सब्जेक्ट आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और आपको पता है क्या, जब सीपीटी हुआ करता था ना, सीपीटी, आपको पता है सीपीटी ओल्ड कोर्स जो था इंस्टीट्यूट का, ओल्ड कोर्स में लॉ सिर्फ 40 मार्क्स का था, सिर्फ 40। आपको लॉ 60 मार्क्स का है, आप लोगों को लॉ कितने मार्क्स का है? 60। और अभी इंस्टीट्यूट ने नए कोर्स को प्रपोज किया है, फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, प्रपोज किया है। उसमें तो इंस्टीट्यूट ने लॉ को डायरेक्टली 100 मार्क्स के लिए प्रपोज किया है। तो आप सोचो 40 से 60 पे 100। लॉ इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे आपका सिलेबस भी बढ़ते जा रहा है और वेटेज भी बढ़ते जा रहा है। मतलब आपको नहीं लगता दिस इज अ डायरेक्ट हिंट दैट द आईसीआई इज गिविंग यू कि भाई लॉ को इज्जत दो? अरे बोलो ना, आईसीआई खुद चीख चीख के कह रहा है अकाउंट्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट लॉ भी है। सीपीटी में तो इंस्टीट्यूट ने लॉ को एमसीक्यू रखा था, गोला गोला। आप लोगों को सब्जेक्टिव कर लिया है और प्रपोज भी सब्जेक्टिव है। मतलब कितने सीरियसली उन्होंने लॉ को लिया है। इनफैक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस लॉ। क्योंकि आप देखो ना, आप इनकम टैक्स की एक्ट पढ़ोगे, जीएसटी की एक्ट पढ़ोगे, ये सब तो कानून की दुनिया में ही आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लॉ, एनी एक्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर लॉ। और अगर आपको ये लॉ को इंटरप्रेट करने ही नहीं आता है तो आप क्या सीए बनोगे? आप ये तो नहीं बोलोगे ना मैम ने नहीं पढ़ाया था, हम उस दिन छुट्टी पे थे, हमारी बीकॉम की एग्जाम्स चालू थी, या हमने ऑप्शन में छोड़ दिया, ऐसा बोलोगे क्लाइंट को? अगर क्लाइंट आपके पास, क्लाइंट आपको ऑप्शन में रख लेगा, बोलेगा भाई तू चले जा, मैं दूसरा सीए ढूंढ लेता, ऐसा ही होगा। सो यू आर सपोज टू बी वेरी विजिलेंट इन दिस सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सीए की लाइफ में। एंड दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी डायनामिक। बदलते वक्त के साथ ये सब्जेक्ट भी बदलते रहता है। सच में लॉ बदलते रहता है। हो सकता है आज आपने कुछ प्रोविजंस पढ़े हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अगले साल बजट में कुछ और आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं और कैसे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं। सो यू आर सपोज टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। आज आपके लिए फॉर दिसंबर 2023 लॉ 60 मार्क्स का है और लॉ के साथ साथ आप लोगों को और एक कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट है एंड दैट इज बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। क्या है? बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। जहां तक लॉ की बात है, 60 मार्क्स का लॉ आपका 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है। हाउ मेनी एक्ट्स? 5। कौन सी 5 एक्ट्स है? सबसे पहले तो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872. आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रही हूं। एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, हम आज ही देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं आज, आप टेंशन मत लो। बट सुनो ना, यहाँ पे फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. व्हाट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? इट्स एन एक्ट जो आपको बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर करते हैं, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। कल जाके आप यहाँ पे, चलो मेरे क्लास के पहले आपका लंच ब्रेक हुआ था, आप मेस में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने खाना खा भी लिया, बट आपने पैसे नहीं दिए, तो मतलब क्या आपने धोखा किया है, खाना खा लिया और पैसे नहीं दिए। तो ये जो मेस वाले अंकल है, क्या वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं लीगली? अगर ले सकते हैं, क्या सारे एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या वो आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपने से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खरीदने के लिए कुछ एडवांस दे दिया और वो अंकल ने आपको मोबाइल ही नहीं दिया, तो आपके पास क्या सारी रेमेडीज है, आपके पास क्या सारे एक्शन अवेलेबल है, ये सब कुछ लिखा है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर करता है, कब कर सकता है, किसी ने अगर किया गया वादा तोड़ा है तब हम क्या करेंगे, कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है, क्या कानून के वजह से भी आप कभी कभी कुछ ऑब्लिगेशंस में आते हो टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें लिखी गई है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सारी बातें लिखी गई है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड एक्ट जो आप पढ़ने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। विच एक्ट? और इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वेन एवर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, तो कौन सेलर होता है, कौन बायर होता है, कितना प्राइस देना होता है, पैसे दे दिए बट गुड्स नहीं मिले तो क्या करेंगे, या से फॉर एग्जाम्पल गुड्स ले लिए बट बायर ने पैसा नहीं दिया तो सेलर के पास क्या सारे एक्शंस है, ये सारी बातें लिखी गई है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरी एक्ट जो आपके सिलेबस में है इज द कंपनीज एक्ट 2013। इसी कंपनीज एक्ट की शुरुआत हम लोग कल से करने वाले हैं। कल से हम शुरुआत करने वाले हैं विद द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। साथ साथ में यू हैव द पार्टनरशिप एक्ट एंड द LLP एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप के बारे में कुछ सुना है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। मिनिमम कितने पार्टनर, मैक्सिमम कितने पार्टनर, लायबिलिटी कैसी होती है, आपस में उनकी राइट्स और ड्यूटीज कैसी होती है, ये सारी बातों के बारे में हम सीखने वाले हैं इन द पार्टनरशिप एक्ट। और रिसेंट तो इतना रिसेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, 2008 में हमने क्या किया, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के एडवांटेजेस ले लिए और दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके हमने बना दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। क्या ये? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये LLP क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने मिनिमम पार्टनर्स, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, वाइंड अप कब होगा, ये सारी बातें आप सीखने वाले हो इन द LLP एक्ट। तो ऐसे करके 5 एक्ट से हमारा बनता है लॉ का सिलेबस। 5 एक्ट से बनता है हमारा लॉ का सिलेबस, जो कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स। और इसी के साथ साथ आपका 40 मार्क्स का क्या है? BCR। क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, BCR। तो ऐसे करके 60 + 40 100 मार्क्स का बन जाता है हमारा ये सब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट के बारे में लिख दो, फिर हम समझेंगे लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, और एक्ट को
बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो आप आपकी नोटबुक में आ गए. आए फर्स्ट पेज पे, चलो लिख दो सीए फाउंडेशन. फिर आप लिखो बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. All the Gurukul kids, even you all are supposed to write it down. Come on, guys. आपने भी लिखना है. और फिर आप सब्जेक्ट के बारे में प्लीज लिख दीजिए. वर्चुअल स्टूडेंट्स ग्रुप में चैट करना बंद करो. कम ऑन गाइस. अक्षत कह रहा है मैम क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है. मेरे हिसाब से यस. योर हैंडराइटिंग शुड एटलीस्ट बी रीजनेबली गुड. कैसे भी आपने लिख दिया और एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. लिख लिया. क्या हुआ, लिखा. बुक नहीं मिली बेटा, इसको नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है. ठीक है. यूट्यूब पे लेक्चर्स कुछ 5-6 दिनों के लिए चलेंगे. देन वी विल शिफ्ट टू आवर एप्लीकेशन. यस बेटा, वही लिखना है ना, उसी के लिए टाइम दिया है मैंने. ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, उसको आपको नोटबुक में लिखना है. लिखा बेटा? लिख लिया ना? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखो. गुरुकुल किड्स आप लोग भी. राम लखन क्या हुआ आपको? राम लखन. थैंक यू सो मच राजश्री. ओके डन राइटिंग. अरे हाँ है ना. एक एग्जाम्पल समझते. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट. बॉयज जो बालकनी में बैठे सारे, हो गया ना लिख के? हाँ. हिंदी इंग्लिश में मेरे लेक्चर्स हो गए. इज दैट ओके विथ यू ऑल? पूरा हिंदी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप समझो आपका सब्जेक्ट लॉ का है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में लिखना है, तो क्या आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है सब्जेक्ट के साथ? हाँ है ना? तो इसलिए कौन सा इंग्लिश भी तो ज़रूरी है ना? इसलिए लॉ और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. टोटल हिंदी नहीं रहेगा, टोटल इंग्लिश भी नहीं रहेगा. हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंग्लिश में रहेगा. ठीक है. अच्छा, लॉ क्या होता है और लॉ क्यों जरूरी होता है? कोई गेसेस कर सकता है? हाँ बताओ बेटा. ओके फाइन. वन थिंग इज दैट लॉ के 3 पहिए होते हैं. उसमें से एक पहिया जो होता है वो है जुडिशियल सिस्टम. और जुडिशियल सिस्टम में वी सीक फॉर जस्टिस. कल जाके अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तब ऐसे केस में
there should be some place where I can raise my voice and I can see, I can get the justice. I can get the justice. And that is why there is one body under law, and that is the judicial body. Apart from that, ओके यूनिफॉर्मिटी होने के लिए, जैसे कि रेड सिग्नल मतलब रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब गो, एंड येलो मतलब गेट रेडी. देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया, नहीं तो केओस हो जाएगा. हमारे लिए ग्रीन मतलब गो, येलो मतलब गो फास्टर, रेड मतलब मामू नहीं है तो गो. तो वैसे तो ऐसे होता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशन है फिर भी, बट क्या, चोरी तब तक चोरी नहीं होती जब तक पकड़ी नहीं जाती है, वैसी वो बात है. व्हाटएवर इट इज, बट यस, एक यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सी चीज के कॉन्फ्लिक्ट्स? अच्छा ठीक है. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, और ये चीजें ना होने के लिए आप पहले ही क्या कर लेते हो, स्टैंडर्डाइजेशन बना लेते हो, ताकि इंसान को पहले ही पता है कि ऐसा कुछ अगर वो कांड कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसको जेल हो सकता है या ये सजा हो सकती है, तो ये सोच के वो ना करे. और अगर सबके लिए कानून सेम है तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि कंपैरिजन भी नहीं होगा. देखो, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसे बहुत कारण थे जिसके वजह से गवर्नमेंट को भी लगा कि कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. देखो, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अर्लियर, बहुत समय पहले, जब व्हीकल्स नहीं थे, जब इंसान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना था, तो ही यूज्ड टू गो वॉकिंग. से फॉर एग्जाम्पल, क्लास के बाद, हाउ मेनी ऑफ यॉल आर नॉट फ्रॉम पुणे, आउटसाइड पुणे? ओके, 50% ऑफ यॉल आर आउटसाइड पुणे से. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही आप लोग अभी पुणे आए हो नया नया. अब आप लोगों ने सोचा चलो सैटरडे है, सपोज आज सैटरडे है, तो आप सोचते हो कल वैसे भी क्लास को छुट्टी है, संडे है, तो चलो क्लास के बाद एफसी रोड घूमने चले जाते हैं. एफसी रोड पता है आप लोगों को? अच्छे नज़ारे हैं वहां पे. अच्छे नज़ारे हैं वहां पे एफसी रोड पे, तो आप लोग सोचते चलो एफसी रोड चले जाते हैं. अब देखो, पहले के जमाने में तो व्हीकल नहीं हुआ करती थी, तो अगर आपको जाना भी होता है एफसी रोड, आप क्या करते थे? चल के चले जाते थे. क्या कभी आपने सुना है दो इंसान चले, अचानक से दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और मर गया कोई? ऐसा कभी सुना है? मतलब ऐसा कुछ अगर चलते चलते टकरा भी गए, गिर गए, वो सब सिर्फ पिक्चरों में होता है, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं होता है वो. ठीक है, कि दो इंसान चलते चलते जोर से टकरा गए और किसी की डेथ हो गई और भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज वी एज ह्यूमंस हैव ब्रेन्स, so we are capable of understanding what is happening and what is about to happen. तो अगर हम देख भी रहे कोई इंसान दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ रहा है, मे बी वी विल जस्ट स्टॉप एंड गिव हिम साइड. हम भी दौड़ते दौड़ते उसके पास नहीं जाएंगे, समझो. वो सब पिक्चरों में होता है, ठीक है, झाड़ियों में, जंगलों में, यहां से ये वहां से वो. तो अब ऐसे केस में दैट टाइम accidents used to not happen. बट जैसे जैसे इंसान ने व्हीकल्स को बनाना चालू किया, मतलब मशीन्स, तो क्या होने लग गया? मशीन्स डोंट हैव देयर ओन ब्रेन. मशीन तो मशीन है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है. एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मशीन माइट फेल. किसी कार का ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक के बदले एक्सेलरेटर दब गया, हो सकता है. अरे हाँ, है ना? तब कंट्रोल के बाहर चली गई हमारी गाड़ी और हो गया एक्सीडेंट. तो अब जैसे जैसे व्हीकल्स इंट्रोड्यूस होने लग गए, what used to happen is, because there were no rules and regulations, the number of accidents started to increase. The number of accidents started to increase. देखो, आपके स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये देखो, ऐसे दो इंसानों के साथ नहीं हो सकता है, बट व्हीकल्स के साथ
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से किसी इंसान की जान भी चली गई। अरे होता है कि नहीं? कितना सुनते हैं, हर रोज हम लोग सुनते हैं, देखते हैं न्यूज में। क्या चर्चा चालू है? तब ऐसे केस में जैसे जैसे एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, गवर्नमेंट को भी लगने लग गया कि नहीं, अब किसी कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेटिंग टू ट्रैफिक रूल्स। और इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बना दिए। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस का होना जरूरी है, लाइसेंस चाहिए तो 18 साल का होना जरूरी है, 18 साल के हुए तो टेस्ट देके लाइसेंस लो। फिर ट्रैफिक के भी रूल्स, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी, ग्रीन मीन्स गो, नो हॉर्न जोन नियर अ स्कूल, नियर अ हॉस्पिटल, जिगजैग रोड है, नो ओवरटेकिंग, हेवी व्हीकल्स नॉट अलाउड ऑन द रोड। तो अब सरकार ने भी क्या किया, बुक, ये रूल बुक बनाना चालू कर दिया। और यही रूल बुक अब भारत में सब लोग फॉलो करने लग गए। हम ये तो नहीं कहते रूल बुक बनाने से एक्सीडेंट जीरो हो गए, बट ऑफ कोर्स उनकी पॉसिबिलिटी जरूर कम हो गई। जहां पहले दिन में 1000 एक्सीडेंट्स होते थे, अब एटलीस्ट रूल को फॉलो करने के बाद 1000 नहीं तो 500 हो रहे हैं। उन 500 एक्सीडेंट्स को तो होने से बचा लिया ना हमने, बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। और यही रूल बुक जो थी वो एक्चुअली ले डाउन की गई थी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। विच आर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ। और जैसे पार्लियामेंट में ये रूल बुक पास हुई, इस रूल बुक को कहा गया एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या कहा गया? मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो आज के जमाने में आप, मैं, हम सब फॉलो करते हैं। हाँ या ना? तो ऐसे करके जब कुछ कांड होता है तब फिर गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं, नाउ इट इज हाई टाइम, और ये रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना जरूरी हो गया। तो हर एक एक्ट को लाने के पीछे अपनी एक कहानी है, हर एक एक्ट को लाने के पीछे अपनी ही कहानी है। बट सवाल ये उठता है, मैम व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? एक्ट और लॉ सेम है या अलग अलग है? कुछ कोई बता सकता है? किसी को कुछ भी आइडिया है, थोड़ी सी भी? एक्ट क्या होते हैं, लॉ क्या होता है? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है, ये लोग भी नहीं जवाब दे रहे। लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स। ओके, गुड मुस्कान। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच बाउंड्स वंस एक्शन एंड क्रिएट्स अ इफेक्ट ऑन वंस बिहेवियर। गूगल करके लिखा है लगता है ना? गूगल करके तुरंत कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। ओके गुड। प्रोफेसर नाम दिया है उसने, वो सीरीज है ना मनी हेस्ट, उसका फोटो भी उसी प्रोफेसर का है। एक्ट और लॉ डिफरेंट डिफरेंट है, अनीशा कह रही है। रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्यूचर सीए कह रहा है। क्या नाम रखते हैं बच्चे, एक से एक। एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स। ओके, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट इज सिंगुलर एंड लॉ इज कलेक्शन ऑफ एक्ट। मस्त है, मजा आ गया आंसर्स पढ़ के। ठीक है, सुनो मेरी बात। ओके, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जहां तक एक्ट और लॉ की बात है, ऑब्वियसली बात है, दोनों बातें अलग अलग हैं।
जब हम लॉ के बारे में कुछ बातें सीखते हैं, लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. And a law, of course, it includes acts. Law includes acts. But act के साथ साथ law also includes rules and regulations and also case laws. देखो ना यहां पे क्या लिखा है स्क्रीन पे. हमारे सिलेबस में भी हम 5 एक्ट्स पढ़ने वाले हैं. Companies Act, LLP Act, Partnership Act, Sale of Goods Act, Contract Act. Act is just one component of law. Act is just one component of the greater word law. But अब law बनाने वालों ने तो law बना दिया है. हो सकता है आज वो है भी नहीं इस दुनिया में. जैसे कि Indian Contract Act was made in the year 1872. 150 साल से भी ज्यादा हो गए वो कानून को बनके. जिन्होंने इस कानून को बनाया था आज क्या वो जिंदा है? हो सकता है, बट आज आपके और मेरे बीच में कुछ अनबन हो गई, कुछ झगड़ा हो गया. अब ऐसे केस में कोई तो बॉडी होनी चाहिए जो हमारे झगड़े को रिजॉल्व करे. जैसे इसने कहा, कोई जुडिशियल बॉडी का होना जरूरी है या नहीं है? अरे है या नहीं है? कोई भी जुडिशियल बॉडी का होना जरूरी है या नहीं है? बोलो. मैं कह रही हूं ऐसा होना चाहिए, आप कह रहे हो वैसा होना चाहिए. कौन सही, कौन गलत, कौन गुड, कौन बैड, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते. ये जुडिशियल सिस्टम डिसाइड करता है. हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और कोर्ट बताता है कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही है और कौन, और फिर डिसाइड होता है कि आप सही और ये गलत. आज कोर्ट ने इस केस में डिसीजन लिया है, बट ये डिसीजन इज गोइंग टू बी हेल्ड गुड फॉर एवरीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट प्रोविजन. सो बेसिकली जो केस के डिसीजंस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये डिसीजंस लॉ का ही हिस्सा होते हैं. ये डिसीजंस लॉ का ही हिस्सा होते हैं. ये डिसीजंस लॉ का ही हिस्सा होता है. कुछ समय पहले आपको पता है क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन के अगेंस्ट केस फाइल किया था. कुछ पता है आप लोगों को? पेपर पढ़ते हो पेज 3 के अलावा? पेपर ही नहीं पढ़ते हो? नहीं, आप लोग इंस्टा किड्स हो. इंस्टा फॉलो करते हो? न्यूज चैनल? कितने बेशरम हो, नहीं बोल रहे इसको, कोई शर्म ले आ रही है. करना चालू करो फिर आजकल, ठीक है? कुछ कुछ अच्छे चैनल्स में बताती हूँ आपको जो आपको फॉलो करने हैं इंस्टा में. सिर्फ जैकलीन, कियाना और कियारा को फॉलो नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है? कुछ अच्छे न्यूज़ चैनल भी पढ़ो अभी आप और सुनो न्यूज़. कुछ समय पहले क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन के अगेंस्ट केस फाइल किया था और कहा था, हे वोडाफोन, आप इनकम टैक्स एक्ट को देखो, ये प्रोविजन के हिसाब से आपको इस सिचुएशन में टैक्स देना होगा. और टैक्स का अमाउंट कितना था? 11,000 करोड़. कितना? 11,000 करोड़. कितने जीरो से कैलकुलेट कर लो. और ये टैक्स वोडाफोन को देना है या नहीं देना है, वो डिसाइड होने वाला था. इनकम टैक्स एक्ट बनी थी 1961 में. लॉ मेकर बना के दुनिया भी छोड़ के चले गए. और आज अब हम झगड़ रहे हैं कि क्या वोडाफोन को टैक्स देना है इस प्रोविजन के हिसाब से या वोडाफोन को टैक्स देने की जरूरत नहीं है. उन बंदों को हम नहीं बुला सकते अब स्वर्ग से कि भाई आ जाओ, देखो ये लोग झगड़ रहे हैं. अब आप ही खुद बताओ, ये कानून बनाने के पीछे आपका क्या इंटेंशन था? क्या वोडाफोन को टैक्स देना चाहिए या वोडाफोन को टैक्स नहीं देना चाहिए? ये तो इंटरप्रिटेशन इशू आ गया. समझने की बात आ गई ना कि किस इंटेंशन से और क्या मतलब से इस कानून को बनाया था. इसलिए अब ये लोग तो नहीं है, इसलिए हमने इंडिया में एक सिस्टम बनाया, जुडिशियल सिस्टम, जहां पे हमारे ऑनरेबल जजेस उस कानून को इंटरप्रेट करेंगे.
और अपना डिसीजन देंगे कि इस केस में वोडाफोन को क्या टैक्स देना चाहिए या टैक्स नहीं देना चाहिए. Fortunately, this decision came in favor of Vodafone, and Vodafone Limited need not pay that tax. और अगर वोडाफोन को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब वोडाफोन जैसी जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इंडिया में है, जियो, आइडिया, BSNL, MTNL, उन लोगों को भी ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है. मतलब कानून उनके लिए भी वही हो गया जो जजमेंट वोडाफोन के लिए आया था. अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, बोलो. तो इवन केस लॉज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉ. इवन केस लॉज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉ. तो एक्ट्स तो लॉ का हिस्सा होते ही है, बट एक्ट के साथ साथ केस लॉज भी लॉ का हिस्सा बनते हैं. केस लॉज भी लॉ का हिस्सा बनते हैं. और उसके साथ साथ रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन बनाता है? तो रूलिंग पार्टी मतलब आज मोदी जी क्या कर सकते हैं? कोई एक्ट से रिलेटेड रूल्स भी बना सकते हैं. और रूल्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर ब्रॉडर वर्ड लॉ. आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट का नाम लिखा है आपकी नोटबुक्स में. सब्जेक्ट का नाम क्या है? पढ़ो तो. पहला हिस्सा बिजनेस लॉज. क्या है? बिजनेस. हम लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? क्या है? मतलब क्या मैं आपको एक्ट्स पढ़ाने वाली हूं? अरे बोलो ना. एक्ट के साथ साथ कोई अगर प्रोविजन में कुछ केस लॉ हुआ है, क्या हम आपको केस लॉ भी पढ़ाएंगे? अरे बोलो ना. और केस लॉ के साथ साथ अगर जैसे कंपनीज एक्ट की शुरुआत हम लोग कल से करने वाले हैं, कुछ अगर रूल्स नोटिफाई हुए हैं, क्या हम रूल्स भी पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ एक्ट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे? सिर्फ एक्ट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे? सिर्फ एक्ट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे? मतलब हम एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी देखेंगे, और रूल्स के साथ साथ क्या केस लॉज भी देखेंगे? अरे हाँ या ना? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉट एक्ट्स, बट इट इज गोइंग टू बी लॉ. एंड लॉ इंक्लूड्स एक्ट्स प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. लॉ इंक्लूड्स व्हाट प्लस व्हाट बोलो तो? एक्ट प्लस रूल्स प्लस. यस और नो गाइज? अब एक्ट को कैसे बनाया जाता है, एक्ट का नाम कैसे लिखते हैं, और एक्ट किसको किसको कब कब एप्लीकेबल है, ये सारी बातें हम करेंगे कल. इतना लिख लो, 2 मिनट में रिवाइज करेंगे और आज के लिए डन. दैट्स इट. कल स्टेशनरी जरूर लेके आना. हाँ, एक नोटबुक, पेन एंड स्टिकी नोट्स. आप हाइलाइटर भी ला सकते हो. टेक्स्ट बुक में मैं यूजुअली हाइलाइटिंग का काम करती हूँ. लिख लिया? लिखा क्या? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. चलो फटाफट बताओ मुझे, सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है टोटल? 100. लॉ उसमें से कितना है? 60. BCR कितना है? 60 मार्क्स के लॉ में कितनी एक्ट्स है? 5 एक्ट्स है. कितनी एक्ट्स है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड LLP. सबसे ज्यादा वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है और सबसे कम वेटेज LLP एक्ट का है. LLP एक्ट का वेटेज सिर्फ 5 मार्क्स है आउट ऑफ 60, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, नहीं, आउट ऑफ 60 अराउंड 25 to 30 मार्क्स इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मैं जब एक्ट की शुरुआत करती हूँ तब मैं वेटेज बताती हूँ. तो कल जब हम लोग ऑफिशियली कंपनीज एक्ट की शुरुआत करेंगे, आई विल टेल यू व्हाट इज द वेटेज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. साथ साथ में बताओ मुझे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? और लॉ इज इक्वल टू व्हाट? एक्ट प्लस रूल्स. तो आज हमारा बस इतना ही इंट्रोडक्शन हुआ है, बाकी सारी बातें कल.
Thank you so much for your patient listening. See you all tomorrow. Bye bye. Bye bye, virtual students.